तुम भी बहुत प्यारी हो। होला परी पिंचन से बोली तो पिंचन खुश हो गई। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पिंचन होला परी से बोली। क्यों नहीं? होला परी उड़कर पिंचन के पास आ गई और अपना छोटा सा हाथ पिंचन की तरफ बढ़ा दिया दोस्ती के लिए। पिंचन ने भी अपनी एक उंगली बढ़ा दी उससे हाथ मिलाने के लिए। दोनों में दोस्ती हो गई। सामी भैया, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, इतनी अच्छी दोस्त है आपकी। हाँ, लेकिन इसके बारे में किसी को बताना नहीं है तुमने। वादा सामी भैया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी कि एक नन्ही परी भी आपके साथ है। ये हुई ना बात। मैंने पिंचन के गाल थपथपाए और फिर हम बाहर निकल आए। सोराड़ा की माँ ने खाना लगा दिया। हमने खाना खाया। होला परी को भी मैंने सबकी आंख बचाकर खाना खिला दिया। रात हो गई थी। एक कमरे में सोराड़ा की माँ ने मेरा बिस्तर भी लगा दिया। वो सब रात काफ़ी देर तक मेरे पास बैठे रहे। वेरोट, सोराड़ा का बड़ा भाई, मुझसे काफ़ी मुतासिर नज़र आ रहा था। सामी भाई, आपकी इतनी ताकत कैसे आई? उसने मुझसे पूछा तो मैं मुस्कुरा के टाल गया। अब इस बात का मैं उसे क्या जवाब देता। और फिर वो सब उठकर चले गए। मैं भी बिस्तर पर लेट गया। मुझे नींद आने लगी थी। होला परी भी मुनासिब जगह देखकर लेट गई। कुछ देर बाद ही नींद ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। ये नींद भी अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत नेमत इंसान को अता की है। नींद की वादी में जाकर इंसान अपने हर दुख, परेशानी और तकलीफ से आज़ाद हो जाता है। और मेरी नींद भी कुछ ऐसी ही थी। सोने के बाद मुझे किसी बात का एहसास नहीं रहता था। बस्ती की सुबह बहुत खूबसूरत थी। दूध लस्सी का नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद मैं वेरोट के साथ घर से बाहर निकल आया। भाई, घूमने का इरादा है क्या? वेरोट बोला। हाँ, चलो ज़रा जंगल घूम आते हैं, मैंने कहा और वेरोट ने सर हिला दिया। हम जंगल की तरफ निकल गए। रानी होला परी भी मेरे साथ थी। वो मेरी शर्ट की जेब में घुसी हुई थी। जंगल में हम काफ़ी आगे निकल आए थे। यहाँ जंगल घना हो गया था। हरी भरी झाड़ियों ने ज़मीन को हरा किया हुआ था। छोटे छोटे जानवर थे जो इधर उधर भाग रहे थे। बड़े बड़े दरख्तों ने जंगल को पुरस्कार बनाया हुआ था। जंगल में घूमने का मकसद मैयून को तलाश करना भी था। मेरा ख्याल था कि मैयून को भी तूफान ने यहीं कहीं फेंका होगा, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मुझे वेरोट अब कुछ थका सा लग रहा था। हमें काफ़ी वक्त हो गया था जंगल में इधर उधर घूमते। क्या ख्याल है, वापस चलें? मैंने वेरोट के चेहरे पर थकावट के आसार देखते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा भाई। वैसे आगे जंगल खतरनाक भी है। खतरों से तो मैं नहीं डरता, लेकिन मुझे लग रहा है तुम थक गए हो। नहीं भाई, अगर आप मज़ीद जंगल देखना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए, वेरोट ने कहा। लेकिन मैंने वापसी का इरादा कर लिया। मैं वेरोट को और थकाना नहीं चाहता था। हम वापसी के लिए मुड़ गए और फिर अभी हमने आधा रास्ता ही तय किया था कि जंगल से चारों तरफ से फौजी उमड़ कर आने लगे और उन्होंने हमें घेर लिया। वो सब जदीद असलहे से लैस थे। उन सब की राइफलों के रुख मेरी तरफ थे।
तादाद में वो काफ़ी ज़्यादा थे। उनमें से एक फौजी जवान आगे बढ़ा। वो अपने बेजों से कैप्टन लग रहा था। मैं हूँ कैप्टन राकेन। फौजी जवान ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मुझे दारोगा ने बताया है कि तुम गैर मुल्की हो। तुमने उसके कई सिपाहियों को मारा है, उसके थाने से कैदियों को आज़ाद करवा कर ले गए हो और तुम पर गोलियां भी असर नहीं करती हैं। तुम बहुत ताकतवर हो दारोगा, तुमसे बहुत ज़्यादा खौफजदा है। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम हमारे मुल्क में क्या करने आए हो? क्या तुम कोई जासूस हो? मैं जासूस नहीं हूँ, कैप्टन राकेन के खामोश होने पर मैंने कहा। और तुम लोगों को हर गैर मुल्की जासूस क्यों लगता है? तुम जासूस नहीं हो तो फिर हमारे मुल्क में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लोगों की मदद कर रहा हूँ, उन्हें तुम्हारे जुल्म से बचा रहा हूँ। ओह, तो तुम अपने मुल्क से इन लोगों की मदद करने आए हो? हाँ, ऐसा ही समझो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो कैप्टन राकेन चिढ़ गया। लेकिन अब तुम अपनी मदद कैसे करोगे? हम इस जंगल में तुम्हें मार कर तुम्हारी लाश जंगली जानवरों के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अपना पेट भर लें। कैप्टन राकेन शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला। तो मैंने कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारता है। पहले इस लड़के को जाने दो, इसके बाद तुम जो चाहे कर लेना। इन फौजियों के पास जदीद असला था और मैं नहीं चाहता था कि वेरोट को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उनसे मैंने कहा कि वेरोट को जाने दें। ठीक है, कैप्टन राकेन ने वेरोट की तरफ इशारा किया कि वो भाग जाए। वेरोट भागना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि वो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाए। ये फौजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जल्द उसके पास पहुँच जाऊँगा। और फिर वेरोट वहाँ से निकल गया। अब मैं भी मुतमईन हो गया था। अब बताओ, तुम किस तरह से मरना पसंद करोगे? गोलियों से, हमारे हाथों से, या हमारे मजबूत जूतों की ठोकरों से? हम तुम्हें तुम्हारी मर्जी की मौत मारेंगे। कैप्टन राकेन बोला। तो मैंने कहा, कैप्टन, तुम बातें बहुत करते हो और बातें करने वाला अमली जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ तुम ही ऐसे हो या तुम्हारी पूरी आर्मी ही ऐसी है। मेरी बात पर कैप्टन राकेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से की हालत में चीखा, तुम हमारी आर्मी की तस्दील कर रहे हो। अब मैं तुम्हें बड़ी भयानक मौत मारूंगा। फिर वो अपने जवानों की तरफ देखकर चीखा, जवानों, पकड़ो इसे और पकड़कर दरख्त पर उल्टा लटका दो। और फिर उसके फौजी जवान मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये उनकी भूल थी कि वो निहत्ते मुझे पकड़ लेंगे। वैसे तो उनका जदीद असलहा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वेरोट निकल चुका था। रानी खोला परी मेरी जेब में थी। मैंने जेब में हाथ डालकर खोला परी को अपनी शर्ट की जेब से निकाला और फौजियों से नजर बचाकर उसे अपने सामने मौजूद एक दरख्त पर छोड़ दिया। खोला परी उड़कर दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठ गई। ये मैंने इसलिए किया था कि फौजियों से लड़ाई में खोला परी को नुकसान पहुंच सकता था। अब मैं बेफिक्र था। फौजी मेरे करीब पहुंच चुके थे और फिर इन फौजियों का अंजाम भी पुलिस वालों जैसा होने लगा। वो मेरे करीब आ रहे थे और मेरे मुक्के लातें खाकर उड़ते हुए दूर जाकर गिर रहे थे। अब तक एक फौजी भी मेरे जिस्म को छू नहीं सका था और मैंने कई फौजी जमीन पर ढेर कर दिए थे।
दूर खड़ा कैप्टन राकेन अपनी फौजियों की दुर्गत बनते हुए देख रहा था। अब उसे दारोगा की बात सच मालूम हो रही थी, क्योंकि दारोगा ने उसे बताया था कि इस नौजवान पर गोलियां भी असर नहीं करती हैं। जाने वो इंसान है या कोई देवता। कैप्टन राकेन ने अपने जवानों को रोकने का हुक्म दिया। आर्मी के जवान रुक गए। आर्मी के जवान भी परेशान थे कि उनका कैसे इंसान से वास्ता पड़ा है जो अकेला ही सैकड़ों आर्मी के जवानों पर भारी पड़ रहा है। दर्जनों आर्मी के जवान उससे जख्म खाकर जमीन पर तड़प रहे थे। उसका एक मुक्का, एक थप्पड़, एक किक ही आर्मी के जवान को जमीन चाटने पर मजबूर कर रही थी। कैप्टन राकेन दूर खड़ा मुझे गुस्से की हालत में घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके जंगल के जानवरों को खिला दे। शूट करो, कैप्टन राकेन ने अपने जवानों को हुक्म दिया और फिर चारों तरफ से मुझ पर जदीद असले से गोलियां दागी जाने लगी। जंगल फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। दरख्त पर बैठे परिंदे डर कर दरख्तों से उड़ गए। जानवर घबरा कर इधर उधर भागने और छुपने लगे। गोलियां मेरे जिस्म से टकराने लगी और जमीन पर गिरने लगी। मैं अपनी जगह पर खड़ा था। वो काफी देर तक मुझ पर अपने जदीद असले से फायरिंग करते रहे। झाड़ियां जमीन से उखड़ गई थी। कई दरख्त उनकी गोलियों की वजह से जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन मुझ पर उनकी गोलियां जाया हो रही थी। उनकी गोलियों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर मैंने हरकत का सोचा। कैप्टन राकेन को सबक सिखाने के लिए मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझ पर गोलियां चल रही थी और मैं कैप्टन राकेन की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन राकेन मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर घबरा गया। वो देख रहा था कि गोलियां मुझ पर बरस रही थीं, लेकिन मुझ पर असर नहीं कर रही थी और मैं बेखौफो खतर उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर मैं कैप्टन राकेन के सर पर पहुंच गया। उसे पहले मैंने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो जमीन पर गिर गया। उसकी बाँछों से खून बहने लगा था। फौजियों ने फायरिंग बंद कर दी थी, क्योंकि मैं कैप्टन राकेन के करीब था और उनकी फायरिंग से गोली कैप्टन राकेन को भी लग सकती थी। आगे बढ़कर मैंने जमीन पर गिरे कैप्टन राकेन के गिरेबान को पकड़ा और फिर उसे अपने सर से बुलंद करके जमीन पर पटक दिया। उसकी कई हड्डियां टूट गईं। मैं दोबारा कैप्टन राकेन की तरफ बढ़ने लगा। वो मुझे अपनी तरफ बढ़ते देखकर जमीन पर घिसट कर पीछे हटने लगा। मैं उसके करीब पहुंच गया। आर्मी के जवान खड़े तमाशा देख रहे थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर कैप्टन राकेन को मुझसे छुड़ा लें। कैप्टन राकेन मेरे कदमों में पड़ा था। वो काफी जख्मी हो चुका था। उसमें उठने की भी कुव्वत नहीं थी। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए ताकि उसे पकड़कर दोबारा पटक सकूं, लेकिन उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए। उसने देख लिया था कि उसके फौजी जवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं, तो वो अब माफ़ी मांगने पर उतर आया था। ये इंसान भी क्या चीज़ है। जब अपने सामने किसी कमज़ोर को देखता है तो ताकतवर बन जाता है और अपनी ताकत का मुजाहरा जुल्म की सूरत में करता है। खुद को
खुदा समझने लगता है। उसको अपने सामने कमजोर इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आने लगते हैं, और जब उसके सामने उससे ज्यादा ताकतवर आ जाता है तो उसकी हवा खुश्क हो जाती है। यही इंसान अपने से ताकतवर इंसान के सामने झुक जाता है, उसे सलाम करता है, उसकी जय जयकार करता है। बड़ा इब्नुल वक्त है ये इंसान। इसी तरह कैप्टन राकेन, जो अपनी बढ़ती का फायदा उठाकर लोगों पर जुल्म कर रहा था, उनकी इज्जतों से खेल रहा था, अब मेरे कदमों पर बड़ा हाथ जोड़ रहा था। आर्मी के जवान भी मेरे आगे पीछे खड़े थे, वो सब सहमे हुए थे। वो देख चुके थे कि उनके जदीद हथियार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। सैकड़ों गोलियां उन्होंने मुझ पर जाया कर दी थी, लेकिन मेरा बाल भी बीका नहीं हुआ था। अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए कैप्टन? मैंने कैप्टन राकेन की तरफ देखते हुए कहा। तो वो हाथ जोड़ते हुए बोला, आप तो कोई देवता हो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और देवता का काम तो कृपा करना होता है, लिहाजा कृपा कीजिए। ठीक है, मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा काम लोगों की हिफाजत करना है, उन्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं है, लिहाजा आइंदा किसी पर जुल्म मत करना। मेरा वादा है आपसे, आइंदा मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाऊंगा, अपने फराइज का ख्याल रखूंगा। कैप्टन राकेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने उसे छोड़ दिया। वो काफी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। दो फौजी जवानों ने सहारा देकर उसे उठाया। आपका नाम क्या है देवता जी? कैप्टन राकेन ने बड़े अदब से मुझसे मेरा नाम पूछा। सामी, मैंने कैप्टन राकेन को अपना नाम बताया। सामी जी, आप वाकई क्या कोई देवता हैं? तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो मुझे? मैंने कैप्टन राकेन को जवाब देने के बजाय उस पर सवाल दाग दिया। मुझे तो आप देवता ही लगते हो। किसी इंसान में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती जो आप में है, और आप लोगों की मदद करते हो, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी भी जात पात का हो। आप बिला इम्तियाज हर किसी के काम आते हो, और ये तमाम खूबियां तो देवता में ही होती हैं। कैप्टन राकेन खामोश हुआ तो मैं भी चुप ही रहा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे बस्ती वापस जाना था, और मैं सोच रहा था कि किस रास्ते से वापस बस्ती जाऊं कि मेरा ये मसला कैप्टन राकेन ने हल कर दिया। उसने मुझे कहा कि मैं उनके साथ चलूं, वो मुझे बस्ती में उतार देंगे। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ, मैंने कैप्टन राकेन से कहा, क्योंकि मुझे रानी खोला परी को भी लेना था। मैंने उसे एक दरख्त पर छोड़ा था, लेकिन अब वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। कैप्टन राकेन अपने जवानों के सहारे आगे बढ़ गया था, और इसी वक्त रानी खोला परी उड़कर मेरे पास आ गई। कहाँ छुप गई थी? मैंने खोला परी से पूछा तो वो बोली, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ, तुम्हारे आगे पीछे ही थी। और खोला परी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। खोला परी मेरी शर्ट की जेब में घुस गई और मैं आगे बढ़ गया। अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि मुझे नीलम परी नजर आई। वो तेजी से उड़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। नीलम परी मेरे चेहरे के पास आकर रुक गई। शुक्र है सामी, तुम मिल गए।
नीलम परी खुशी भरी आवाज में बोली। उसकी सांस फूली हुई थी, लग रहा था कि वो बहुत दूर से उड़ते हुए आ रही है। नीलम परी की आवाज सुनकर खोला परी मेरी जेब से बाहर निकल आई। दोनों नन्ही परियां एक दूसरे को देखकर खुश हो गईं और एक दूसरे के गले लग गईं। रानी, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। नीलम परी खोला परी से अलग होते हुए बोली। तुम कहाँ थी? खोला परी ने पूछा। मैं मैयून के साथ थी, नीलम परी बोली और मैं हैरत से उछल पड़ा। क्या? मेरे मुंह से निकला। हाँ, मैं मैयून के साथ थी और मैयून खतरे में है, नीलम परी ने बताया। और इसी वक्त मुझे कैप्टन राकेन की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे बुला रहा था बस्ती जाने के लिए। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है, मैंने कहा। नीलम परी की बात सुनकर मुझे मायून की फिक्र हो गई थी। वो अमर लड़की थी, उसे कोई मार नहीं सकता था, फिर उसे कौन सा खतरा पेश आ गया था। मैंने नीलम परी से पूछना था, लेकिन कैप्टन राकेन की आवाज़ दोबारा आई। लिहाजा मैंने कहा, ऐसा करते हैं, पहले बस्ती चलते हैं, बस्ती वालों से मिलकर उनसे मैं इजाज़त लेता हूँ और फिर मैयून की मदद के लिए निकलते हैं। मेरी बात सुनकर खोला परी बोली, ये ठीक रहेगा। और फिर दोनों नन्ही परियां मेरे शर्ट की जेब में घुस गई। मैं कैप्टन राकेन की तरफ बढ़ गया। उनके पास जीपें थीं। उनकी एक जीप में बैठकर मैं बस्ती पहुंचा। बस्ती के लोग मुझे कैप्टन राकेन के साथ देखकर बाहर निकल आए। मैंने बस्ती के लोगों को बताया कि अब कैप्टन राकेन तुम्हारे साथ है, लिहाजा तुम लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। अब तुम सब आराम और सुकून से रह सकते हो। कैप्टन राकेन ने भी मेरी बात की तायद की और बस्ती वाले खुशी से नाचने लगे और मेरे नाम के नारे लगाने लगे। कैप्टन राकेन ने बस्ती वालों से वादा किया कि वो आइंदा बस्ती वालों का ख्याल रखेगा। उसके जवान भी बस्ती वालों को तंग नहीं करेंगे। पुलिस वाले भी बिला वजह बस्ती में दाखिल नहीं होंगे। और फिर कैप्टन राकेन रुखसत हो गया अपने फौजी जवानों के साथ।